हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक ही दिन में दो बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई हैं। पहला जो बड़ा हमला है वो लोअर औरकज़ई जो कि साबका कबायली इलाका था, अब खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, वहाँ पर एक इमाम बारगाह के करीब जो है एक बम वहाँ पे जो एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था वो फटा है, जिससे तकरीबन 33 अफराद अब तक इत्तलात के मुताबिक जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 31 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बहुत बड़ा एक दहशतगर्दी का वाक़या है वहाँ पर। अब जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। दूसरी बड़ी कार्रवाई जो हुई है वो आज सुबह कराची में हुई। चाइनीज़ काउंसलेट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और आपने सुबह से टीवी के ऊपर देखा कि किस तरह वो हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज में 3 हमलावर आए, जिनके बाद में जिसकी ज़िम्मेदारी एक बलोच तंजीम ने कबूल की है जो कि बैंड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, कि हमारे उनके 3 दहशतगर्द जो हैं वो आए और उन्होंने हमला किया, लेकिन उस हमले को नाकाम बनाया गया। चाइनीज़ काउंसलेट के अंदर तक वो नहीं जा सके। हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने उनको वहाँ रोका। एक दहशतगर्द को गेट के अंदर दाखिल होने से पहले हलाक किया गया और 2 को अंदर कंपाउंड में उनको जो है हलाक किया गया। 2 इसमें जो पुलिस के लोग हैं वो शहीद हुए, जिसमें ASI अशरफ और कांस्टेबल आमिर ख़ान हैं। आमिर ख़ान के साथ ख़ानदान के साथ ये है कि उनके भाई और भतीजे अनवर ख़ान और आसिफ ख़ान वो चौधरी असलम जो SSP थे कराची के CTD के, उन पर जब हमला हुआ था तो तब वो शहीद हुए थे। तो इस ख़ानदान के लिए ज़ाहिर है एक और कड़ा वक्त है। और उसके अलावा 2 जो बाप बेटा थे कोयटा से आए हुए थे वीज़ा के लिए, वो जहाँ भाग हुए। हाजी यास मोहम्मद और उनके बेटे ज़ाहिर शाह जी, और एक सिविलियन की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ, शहीद हुए हैं मोहम्मद जुम्मन इतलात के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक उनका ये नाम है। तमाम शोहदा को सलाम। ये वाकई एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से इन्होंने हमें रोका है और इसको प्रोफेशनल टर्म में इसको कहते हैं टियर्ड रिस्पॉन्स। पहली दफ़ा हमने देखा कि इतना कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स था तमाम जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से। इस ऑपरेशन को लीड किया SP क्लिफ्टन हैं, सोहाई अज़ीज़ तालपुर, उन्होंने लीड किया। वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। उनका हम आपसे एक मुख्तसर सा उनका बता दें कि सोहाई अज़ीज़ का ताल्लुक़ जो है सिंध के ज़िला टंडो मोहम्मद ख़ान के गांव भाई ख़ान तालपुर से है और उन्होंने 2012 में जो है CSS का इम्तिहान पास किया। वो देही सिंध की पहली कमीशन ऑफिसर हैं और आज जो उन्होंने जिस तरह ऑपरेशन को लीड करके कार्रवाई नाकाम बनाई तो सिंध पुलिस ने उनको कायद-ए-आज़म मेडल के लिए नामज़द किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोहाई अज़ीज़ हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये पहली कमीशन खातून अफसर हैं दिल्ली सिंध से और पहली खातून पुलिस अफसर हैं जिनसे कायद-ए-आज़म मेडल के लिए नामज़द किया गया है। सोहाई, ज़ाहिर है दहशतगर्द कार्रवाई को इस तरह इतने मौसर तरीक़े से पहले जो है नाकाम नहीं बनाया जा सका और जिस तरह चाइनीज़ काउंसलेट के स्टाफ को बिल्कुल खराज तक नहीं आई, तो थोड़ा सा बताइएगा जब ये आपको इत्तला मिली तो आपने कैसे कोऑर्डिनेट किया रिस्पॉन्स? देखें, जब इत्तला मुझे मिली थी 9 से 9:15 के दरमियान का टाइम था और इत्तला के बाद मैं फ़ौरन वहाँ पर पहुँची और सीनियर ऑफिसर्स वो भी करीब ही थे, वो भी वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद हमने नफरी को कॉल किया, APCs को कॉल किया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को कॉल की और फायर ब्रिगेड को कॉल की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वो था एडवांस करना। और 3 रास्ते थे अंदर जाने के, मतलब जो कॉर्डन ऑफ किया जो गली थी न, 3 रास्ते थे और एक जगह पे मैंने संभाली पोजीशन। आगे और पीछे SSP इन्वेस्टिगेशन SSP साउथ थे, काउंसलेट के जो बिल्डिंग्स थी आसपास वहाँ पर, और दूसरी तरफ से दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी और हमारी पुलिस थी। और अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज एक्सचेंज ऑफ फायर। एडवांस करते करते वी न्यूट्रलाइज द सिचुएशन
ऑल ऑफ द टेररिस्ट वर किल्ड ऑन द स्पॉट, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी चाइनीज़ नेशनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कॉन्सुलेट के अंदर मौजूद किसी भी बंदे को कोई खराश तक नहीं आई। अच्छा भाई, आपके दो ज़ाहिर पुलिस के एक कांस्टेबल और एक एएसआई शहीद हुए हैं। ज़ाहिर है वो उस वक्त फ्रंट लाइन पर थे, पुलिस चौकी पर मौजूद थे, उन्होंने टैकल भी किया, तो उनकी भी बड़ी शहादत है। एंड वी आर होपिंग के रिकग्नाइज़ करेगी सिंध हुकूमत इसको, और ज़ाहिर है उनको ड्यू जो भी उनकी फैमिली की टेक केयर है वो करेगी। पुलिस बहुत अरसे बाद हमने देखा कि पुलिस ने चार्ज लिया एक ऑपरेशन का टेररिस्ट के ख़िलाफ़ और उसको नाकाम बनाया। तो ये सारा जो जो टेररिस्ट को मारा गया, कह रहे हैं कि स्नाइपर बुलेट्स के थ्रू मारा गया, तो वो कैसे आपने लोकेट किया, किस तरीके से? एक टेररिस्ट को तो गेट के मतलब जहां तक आप ऑपरेशनल डिटेल्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें, मतलब मैं ये भी आप जरूर है कहना। अच्छा, अभी ऐसा है कि पहले जो आपने बात की, हमारे वो जवान जो वहाँ पे तैनात थे जिनका ताल्लुक फॉरेन सिक्योरिटी सेल से था, एक एएसआई अशरफ एंड पीसी आमिर, दे आर द एक्चुअल हीरोज। ये मेरे पहुँचने से पहले उन्होंने उनको एंगेज करके रखा था, और ये उनकी बहादुरी है कि वो फ्रंट लाइन पे वो आए थे, उनको एंगेज करके रखा, और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, उसमें पता लगेगा कि विच बुलेट हिट होम। लेकिन अभी मतलब ये अज्यूम किया जा सकता है कि इट वाज देम जिन्होंने पहले उनको गिराया, या जिन्होंने उन्हें एहसास लाया, उनको कमज़ोर किया, बिल्कुल, और उनको पैनिक भी किया टेररिस्ट अटैक को। और ये हमारे एक्चुअल हीरोज़ हैं, और इनकी ये शहादत है कि चाइनीज़ भी महफूज हैं और पुलिस वालों को भी इतना नुकसान नहीं पहुँचा। तो इन दोनों जो हमारे हीरोज़ हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके और ये साबित किया कि सिंध पुलिस अपनी जान देने से कभी नहीं घबराती, और हमेशा हम इस वतन के खातिर आगे आगे फ्रंट लाइन में रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला कोई भी दहशतगर्द अटैक हो, या कोई भी इस मुल्क का जो क्रिमिनल्स हों, टेररिस्ट हों, जो इंसान भी अगर उनकी मेली नज़र है इस मुल्क के अमन व अमान की तरफ, या फिर हमारे शहर में दंगे फसाद करने की, तो इट्स क्लियर मैसेज कि ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा कराची पुलिस का इस वक्त। अच्छा, इन सारे अनासर के खिलाफ। दूसरा, अच्छा जी प्लीज बोलें। दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इसके बारे में, तो वो मैं कहना चाहूँगी कि इस इन्वेस्टिगेशन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रीच नहीं कर सकते हम, और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो आई कांट टेल यू द डिटेल्स। अच्छा अदी, अब जाहिर है देखिए, अब आपकी तस्वीर सारी मीडिया पे चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, लेकिन आज की जो कामयाबी भी है और जो कुर्बानी भी है, उसका क्रेडिट टोटल सिंध पुलिस फोर्स को भी जाता है, और जाहिर है कि आपको इस बात का पता है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह के अर्बन एनवायरनमेंट में अगर एक इस तरह का हमला होता है, तो पुलिस रिस्पांस अपनी जगह, रेंजर्स रिस्पांस, काउंटर टेररिज्म रिस्पांस अपनी जगह, पब्लिक को क्या चीज़ जहन में रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह, क्योंकि बहुत लोग हैं वो पुलिस का ताउन भी करना चाहते हैं, जाहिर है कि दहशतगर्द हम सबके दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसमें आप थोड़ा सा हमें गाइड कर सकें। हाँ, इसमें तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि 9:16 पे पहली 15 की कॉल आई थी, और इट वाज फ्रॉम अ सिविलियन जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे हमला हो रहा है। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो एम्बेसी के आसपास घर थे, वहाँ पे लोगों ने हमें एक्सेस दी कि हम उन घरों के छतों पे जाकर उनको फायर बैक कर सकें, मोर्चे संभाल सकें। और हम आईजी साहब ने अभी ये एक अनाउंस भी किया है, ब्रेव सिटीज़न कॉन्सेप्ट, तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये आज जिन शहरियों ने हमारी मदद की, हम उनको ये प्राइज़ या फिर ये अवार्ड भी देंगे। आज असल में ये कि हमारी जो एम्बेसीज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट सजेशन आज हमने दिया कि देयर शुड बी अ डिप्लोमेटिक एनक्लेव। अब ये अचानक ऑल ऑफ सडन तो नहीं हो सकता, लेकिन प्लानिंग में ये ज़रूर होना चाहिए कि देयर शुड बी अ डिप्लोमेटिक एनक्लेव। उसके अलावा आसपास स्कूल्स भी थे, तो पेरेंट्स ने जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पे आधा घंटा पहले छोड़ा था, दे वर रशिंग बैक, क्योंकि मीडिया पे खबर आ गई थी, तो दे वर रशिंग बैक टू पिक देम अप। अब उनको कॉर्डन के अंदर लाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था, और फिर उनकी हालत देखकर जितने वो परेशान और घबराए हुए थे, यू नो आफ्टर जितने पैनिकी थे, उनको रोकना भी हमारे लिए नहीं था मुनासिब, अंदर छोड़ना भी। लेकिन ये था कि दे बिहेव्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली, और उन्होंने
कोऑपरेट किया पुलिस के साथ। अभी ऐसा था कि वहाँ पे मीडिया को संभालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे ग्रेनेड था, डेड बॉडीज़ थी, और हमें नहीं पता था कि दूसरा अटैक भी हो सकता है, व्हाट्स द प्लान बी ऑफ द टेररिस्ट। लेकिन ये मीडिया वाले माशाल्लाह बड़े बहादुर हैं, दे वर लाइक कमिंग ऑल द वे टू द क्राइम सीन। ये एक बात मैंने महसूस की कि अब ऐसे जो सीन्स होने के ना, उस पे सुहाई नोटिस भी मिल चुके हैं 22 चैनल को पैमरा ने, और मेरे ख्याल में राइटली दिए हैं। मेरा एक छोटा सा मशवरा है, आपके जो फुटेज चले हैं इस वक्त मीडिया पे, उसमें ना आपके सर पे हेलमेट है ना बुलेट प्रूफ जैकेट है। आइंदा ऐसा ना किया करें, अगर ऐसा ही है तो फैसल वार्डा के पास तो ये बाद की फुटेज है, ये एक्सचेंज के बाद की फुटेज है, ये मुकाबले के बाद की फुटेज। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मीडिया है उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? वैसे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा कि ऐसे मौक़ों पे क्या इस तरह की कार्रवाई को लाइव दिखाना चाहिए, और मीडिया को वहाँ कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो सख्ती से फॉलो करनी चाहिए? मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेफ्टी मीडिया पर्सनल की। उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि ये अभी इतना कोऑर्डिनेटेड नहीं था। अभी ऐसा है कि जब भी कोई इस किस्म का इंसिडेंट होगा तो देयर विल बी अ मीडिया पॉइंट जहाँ पे मीडिया वालों को भी पता हो, वहाँ पे तो दे वर अनगाइडेड के कहाँ पे हम जाएं। दूसरा मैं सुन भी रहा था वहाँ जो पहले पुलिस ऑफिसर पहुँचे थे, वो कह रहे थे मीडिया को बार बार के भाई वो एक गाड़ी में आए हैं, वी आर सस्पेक्टिंग कि जो इन्हें छोड़ने के लिए आया हो सकता है गाड़ी में एक्सप्लोसिव हो, वो बंदा भी बैठा हो, तो प्लीज़ आप पीछे हट जाएं, आप नहीं वो करें, हम आपकी सेफ्टी के लिए बार बार रिक्वेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो मीडिया की आज़ादी बिल्कुल वो फिर एक अलग गेम शुरू हो जाती है। अच्छा सुहाई, एक चीज़ जो कि थोड़ा सा वो भी आया कि ये 3-4 एम्बेसी साथ हैं, और कैसे हुआ कि वो गाड़ी खड़ी करके और गली में गन लेकर के चलते हुए आ गए। हो सकता है जाहिर है उन्होंने रैकी भी की होगी और उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से गेट से जाना है, कहाँ से पहुँचना है। तो ये थोड़ा सा एक वो भी है कि क्या ये इतने सिक्योर हर तरफ से हैं कि हम हर सड़क को तो ज़ाहिर है सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन जो नज़र आ रहा है लोगों को, उनका ये ख्याल था कि वो गेट तक आने के लिए नुक्कड़ से उनको वहाँ पर, और उनके हाथ में गन्स भी थी और ग्रेनेड्स भी थे। ग्रेनेड्स तो चले अगर नज़र नहीं आते, गन्स तो नज़र आ रही थी, तो वो क्या पहले टैकल हो सकते थे? देखें, अभी आपने बात की कि हमारी ये गली और इतने सारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, क्या ये सिक्योर हैं या सिक्योर नहीं है। तो अभी लाइक मुझे चार्ज संभाले 1 महीना हुआ है, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस कि मेरे डिवीज़न में अभी 350 के करीब इंटरसेक्शंस हैं पूरे क्लिफ्टन और डिफेंस में, चौराहे हैं। और अभी हमने एक प्लान बनाया है, स्ट्रॉन्ग पिकेटिंग प्लान, जिसमें हमारी स्ट्रीट वॉच फोर्स के जवान भी हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे जो 350 हमारे चौराहे हैं हम इनको महफूज बना सकें, अपनी पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पे रखें। लेकिन ये ऐसा है कि देखें, क्राइम कैनॉट बी कैनॉट बी फिनिश्ड ऑल ऑफ इट कैन बी मैनेज्ड। तो इस हिसाब में मेरा ख्याल है कि ये हम कह सकते हैं कि इट वाज नॉट अ सिक्योरिटी लैप्स, और हमारे जवान वहाँ पर थे जिन्होंने मुकाबला किया और उनकी प्रॉपर रेकी थी, वो उन्होंने अटैक किया, लेकिन वो फेल इसी वजह से हुआ क्योंकि जो हमारी पुलिस फोर्स थी, इट वाज वेल प्रिपेयर्ड, इट वाज वेल डिप्लॉयड, एंड इट वाज वेल ब्रीफ्ड, एंड इट वाज वेल ट्रेन्ड। एंड फाइनली बस ये मुझे पहले जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। छोटा बात कहना चाहूँगी थोड़ा मैं, हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आपने पॉइंट आउट किया मीडिया वालों की तरफ, तो ये मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मीडिया का सहाफ़ी हो या पुलिस का कांस्टेबल हो, तो तनकीद करने से पहले ये एक पॉइंट ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमारी सारी सोसाइटी को बड़ी क्यूरोसिटी होती है और डिसिप्लिन का हम ख्याल नहीं रखते, सेफ्टी का नहीं रखते, तो दे आर पार्ट ऑफ इट, वी आर पार्ट ऑफ इट। सो मेरा ख्याल है हम सारी सोसाइटी है मैच्योरिटी की तरफ अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ राइट टाइम टू क्रिटिसाइज। बिल्कुल, मेहरबानी अदी।
बहुत शुक्रिया आपका, सैल्यूट टू हमसे यू बात एंड करना। द सही एंटायर बात। सिंध पुलिस फोर्स। और अल्लाह आपको महफूज रखे। और आपने जिस तरह से आज का ऑपरेशन लीड किया है, अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा दहशतगर्द हमलों से महफूज रखे। हम और जो कुछ लोअर औरंगज़ई में एजेंसी में भी हुआ, उस तरह के हमले भी रोकना जिम्मेदारी है। इंटेलिजेंस को हमें बेहतर बनाना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें। एक वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे हमारा कॉल डे होता है और हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं। जो नहीं हैं उनको मैं नंबर बता देता हूँ। 02132330923, 28 और 30 3 लाइनें हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं बस एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा है कि हफ्ते के रोज़ भी हमारा कॉल इन डे होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम आज नहीं हम कर सके, लेकिन हम ट्विटर पर भी आपके सवालात लेंगे, लेकिन वो सैटरडे होगी कल की। तो आप ट्वीट भी सकते हैं, आप ट्वीट पे जो है। तो जनाब हुसन अब्बास साहब हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हुसन, फरमाइए। सर 2-3 चीज़ें। एक तो डान हमारे पास चल रहा था, तो जब आपकी नशरियात चलती थी तो बड़ी गड़बड़ चलती थी देखने में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चला गया है, केबल से ही घूमे मेरे पास। अच्छा। रावल टाउन। ठीक, ओके। और दूसरी बात ये है कि 3 साल पहले डॉक्टर दीपक कुमार को SSP इरफान बलोच ने डाकू बनाकर उसका हाथ फ्राई किया था, उनको गोलियां मारी थी, टांगोली जी। आज तक वो माजूर है। आज तक SSP साहब इरफान बलोच ये साबित नहीं कर सके कि दीपक कुमार डाकू थे, हालांकि वो डॉक्टर थे। आज तक वो एक अजियत भुगत रहा है, कोई पता के नहीं देता। वसुतुल्लाह साहब और आप अगर कोई ये पता करके चलें, आप ये बता देंगे वाकया कहाँ हुआ था? सर ये हैदराबाद में हुआ था, आज से 3 साल पहले हुआ था। ठीक है, हम आज तक उसका नहीं हुआ। चले हम उसको चेक कर और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर IG सिंध तक ये बात पहुंचे तो वो भी इस वाक़े की तहकीकात कराएं कि असल मामला है क्या और दादरसी कैसे हो सकती है। तो अब हमारे दोस्त हैं नवाबशाह से कामरान अली शाह। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, झूठ में भी झूठ शामिल हो गया, ये कमाल अब और कामिल हो गया। कौन धोखा खाए उनकी जात से, आप धोखे में हैं अपनी बात से। हाँ, क्या बात। किसका शेर है? शेख साहब ने जो है वो, ये शेख नजीर का ही शेर है। हाँ। और शेख साहब के हवाले से ही मैं बात करना चाहूंगा कि शेख साहब ने तो 8 घंटे में कराची से लाहौर ट्रेन पहुंचा दी, और खान साहब तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकले, वो तो 4 घंटे के चक्कर में। बस ये देख, ये शेख रशीद का शेर है, ये जो आपने पढ़ा है? नहीं सर, शेख होता नजर का नज़ीर हो या शेर रशीद हो, है, लेकिन उन्होंने फिट शेख रशीद पे किया है और वहां से वो जो है वो शेख इमरान खान पे आ गए। सर मैं रेलवे की करप्शन के हवाले से कुछ आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चीजें मंजर आम पर लाना चाहूंगा। सर हैदराबाद से नवाबशाह का टिकट 210 रुपए का है, जो कि 220 रुपए में दिया जा रहा है। 2 रुपए उसमें डैम फंड में जाते हैं, बाकी 8 रुपए जेब में जा रहे हैं। हर मुसाफिर को वो चार्ज किया जा रहा है, और तकरीबन जितने ही मुसाफिरों ने टिकट लिया उन सबसे 10 रुपए ज्यादा लिए गए। कामरान भाई, आपको कैसे पता है कि 8 रुपए जेब में जा रहे हैं? सर वो मैंने जब कंप्लेन की वहाँ मौजूद TCR से, तो उसने कहा कि भाई ये सब डैम फंड में जा रहे हैं। हाँ। फिर मुझे पता चला कि भाई 2 रुपए उसमें से डैम फंड के अंदर जो है वो जाते हैं, 8 रुपए वो जेब में जाते हैं। वो सर्विस चार्जेस हैं 8 रुपए। हाँ, वो डैम फंड तक डालेंगे भी तो जा करके वो उसमें, तो वो मेरे ख्याल में उसके 8 रुपए ले रहे। लॉजिस्टिक्स भी हाँ। सलमान राजपूत हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी सर, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जी अल्लाह करम। जी सर, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि खादिम हुसैन रिजवी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं? अभी हम ना कंफर्म कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि खबरें तो चल रही हैं और रिपोर्ट क्रैकडाउन की खबरें तो कल तक पता लग जाएगा आपको सब कुछ। तो आपको लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो आप सुन रहे हैं वो सच सुन रहे हैं। एक चीज़ पर आप गौर कर सकते हैं कि अब काश मैंने वो क्लिप दी होती, हम चला देते। कुछ रोज कबल चीफ जस्टिस साहब से भी ये सवाल किया गया। चीफ जस्टिस साहब तो उन्होंने ऐसे कहा था कि आप अनकरीब कुछ चंद दिन देखिए। तो अनकरीब इतना करीब होगा, वो लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो अनकरीब इतना करीब होगा
किसी ने सोचा नहीं था। नवीद उल हक हैं कराची से। जी नवीद भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर ये कराची के अंदर इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो माशाल्लाह जो काम चल रहा है जी, मैं तारीफ करूं क्या इस पे ताज़ियत करूं तो लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। एक दीवार भी खड़ी हुई है एक बड़ी मशहूर जगह के ऊपर जी। उस दीवार में कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के नक्शे में वो अभी तक के नहीं आई है। दीवार पे नजर बिलावल हाउस की बात सीधी सादा बात करें ना। हाँ जी, बिलावल हाउस की बात करें। आवाज आपकी बिलावल हाउस की ही बात कर रहे हैं। एक निजी घर, एक निजी घर 500 रुपए कमाते हैं गरीब, उनको तो हटा दिया गया सही। पूरे कराची भर से। वो दीवार जो करोड़ों अरबों रुपए की हमारे पैसों से बनी है उसके लिए कोई कुछ नहीं किया जा रहा। अच्छा इसमें ये है, देखिए एक तो ये था कि पहले सड़क बंद थी, वो अल्लाह का शुक्र है वो खुल गई, तो वो कम से कम वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब दीवार से अगर आप ताक झाक करना चाहते हैं, बहरहाल मुझे नहीं और पता, कई सड़कें ऐसी हैं अहम शहरों में जो बंद हैं जी। और या उनकी एक लेन जो है वो कुछ इदारों ने अपने कब्जे में ले रखी है, तो ये भी मसला है। हाँ, लेकिन अगर हम फिर भी पहले से कंपेयर करें तो पूरे इलाके थे जो बंद थे। हाँ, जी, कम से कम उससे तो भी बिल्कुल कदर। जी भाई। जी वालेकुम सलाम सर। मैं शहाब तेजी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जी। हाँ, ये मैं अर्ज ये करना था कि आज जो है वो 2 टेररिस्ट अटैक हुए हैं इधर पाकिस्तान के अंदर जी, लेकिन जितनी कवरेज कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर जो अटैक हुआ है उसको मिली है, उतनी कवरेज जो है वो जो औरंगजेब में जो लोअर औरंगजेब में हमला हुआ है उसको नहीं मिली। इसकी क्या वजह है? वहाँ तो बहुत कैजुअलिटीज हुई। जी बिल्कुल हुई है। जी बिल्कुल। इसकी ये अक्सर इस सवाल का जवाब हम भी ढूंढ होते हैं और लोग पूछते भी हैं। कुछ अनप्लेजेंट रियलिटीज हैं, अगर आप कहना चाहें कि मेन मरकज जिनको आप सेंटर कहते हैं, उससे जितना आप दूर चले जाएं उतनी कवरेज कम होती जाती है। मैं ये नहीं कह, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि होता कैसा है। कराची में तो सर कितने न्यूज़ चैनल्स के ब्यूरोज हैं, 1 सेकंड में बंदा पहुंच सकता है, शहर खबर यूं फैलती है। वहां पर एक तो रसाई भी है और एक बदकिस्मती की बात है, आप तो बात कर रहे हैं औरंगज़ई की, आप बलूचिस्तान की भी बात कर लें। मेरे ख्याल इलेक्शन से कुछ मस्तूंग ब्लास्ट कवरेज हुई, लेकिन उस तरह नहीं कवरेज हुई अगर ये खुदा ना खास्ता पेशावर या क्वेटा शहर या लाहौर या इस्लामाबाद या कराची में हुआ होता। अनफॉर्चुनेट बात है सर, लेकिन बल्कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि जिसे हम सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं वो बुनियादी तौर पे 4 शहरों का मीडिया, इट इज अ सिटी मीडिया सर बेसिक। बिल्कुल। और इस तरह की और बहुत मिसालें हैं। अब ये देखें, शारा फैसल पे अगर एक एक्सीडेंट है और उसमें 20 लोग जाँ बहक होते हैं और अगर कहीं दूर दराज इलाके में कोई बस गिर के नहर में गिर जाती है, उसकी कितनी कवरेज होती है? इसकी दूसरी बात वो जैसे ज़रार ने कहा, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे अपनी हद तक। हमने भी इस प्रोग्राम को ओपन इसीलिए औरंगज़ई एजेंसी ब्लास्ट से किया कि वो ज़्यादा उसमें कैजुअलिटीज़ हुई, हमारे ज़्यादा भाई शहीद हुए, वो इंटेंसिटी में बढ़ा था। तो अपनी हद तक हम कर सकते हैं, दूसरों को भी बोल सकते हैं, लेकिन जब मर्ज़ी होती है कुछ हक़ाइक़ आपको वुसअत ने भी बताए। एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। फैसलाबाद से हैं ताहिर इकबाल। जनाब सर, आप सबको प्यार भरा मोहब्बतों भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वैसे तो आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और बहुत शौक से देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी। लेकिन कल जो आपने फहमीदा रियाज साहिबा का प्रोग्राम रीटेलीकास्ट किया सर, वो बहुत ही जबरदस्त था। इस तरह के अदबी प्रोग्रामों की कुछ रेशो अगर आप बढ़ा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी हम जैसे नाजरीन के लिए। बहुत दूसरा वसतुल्लाह साहब से एक दरख्वास्त है, कल ये फैसलाबाद में हमारे शहर में फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में आ रहे हैं, तो अगर मैंने भी वहाँ जाना है और इनसे मिलने ही जाना है, इन्हें सुनने ही जाना है, अगर इनसे एक मुसाफा हो सके, इनसे हैंडशेक हो सके, मैं अभी कर लेता हूँ। नहीं, तरखाने वाली बात नहीं। आप मिलेंगे, आप तस्वीर भी लेंगे और फिर आप बताओ सबूत, हमें तस्वीर दिखाएंगे। आप हमें तस्वीर भी भिजवाइएगा। आप अभी से बता दें मेरे भाई, आपका नाम क्या? ताहिर इकबाल। ताहिर साहब, आप ये बता दें आप कौन सा जोड़ा पहन के जाएंगे ताकि आपकी शनाख्त कर सके। सर जो आप कहेंगे मैं वो काला जोड़ा पहन साड़ी फरमाइश है।
ये चीज देखा। चलिए भाई, एहसन रियाज साहब है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम एहसन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अब सभी की खैरियत मकसूद है। मेहरबानी जी फरमाइए। जी बेसिकली एक मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ। फैसलाबाद में सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक वुमेन कैंपस है। कौन सी यूनिवर्सिटी? सरगोदा यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा आवाज बुलंद कर हाँ, सरगोदा यूनिवर्सिटी का सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक वुमेन कैंपस है फैसलाबाद में, जो कि पिछले 6-7 साल से ऑपरेशनल है वहाँ। बिल्कुल जी। तो मसला ये है कि एक अजीब सी सूरत हाल है पिछले 6-7 साल से कि ये पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली उसके साथ एफिलिएटेड है भी या नहीं। और अभी जो लास्ट बैच वहाँ से फारिगुल तहसील हुआ है उसको एनओसी जारी नहीं हुए आगे एमएस में एडमिशन के लिए। तो यकीनन हमने बड़ी मतलब मुश्किल होती है फीस जमा करवाने के लिए आजकल जो हालात हैं। तो अगर एक 4 साल कोई वहाँ से पढ़ ले और बाद में ये क्लियर ना हो कि आगे वो एडमिशन ले भी पाएगा या नहीं, तो ये एक बड़ी ठीक है। हम इसको देखते हैं। एहसन भाई मुझे ये बताइए, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी से उसी की सब्सिडरी है, उसी की एक नहीं, वही तो कहने को उनको पता नहीं लग रहा, क्योंकि सरगोदा के जो कोई वहाँ पर 2 कैंपस हैं फैसलाबाद में सरगोदा यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ। अभी एक वुमेन कैंपस है, इसके बारे में ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ओके। जब बच्चे पूछते हैं अपने साथीयों से तो वो यही कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जो हमने देखा है अभी लास्ट जो वहाँ से फारिगुल तहसील हुए हैं जो सीनियर थी स्टूडेंट्स, तो उनको आगे एमएस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनओसी वगैरह की। अच्छा मेरे भाई, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। आपने कहा सरगोदा फैसलाबाद में सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यही आपने वुमेन कैंपस। अच्छा वुमेन कैंपस। अच्छा मेरे भाई, आप एक काम कर सकते हैं, अब मुझे नहीं पता कि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने जो HEC है यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी वेबसाइट खोली है। मैं आपको बता देता हूँ www.hec.gov.pk। वहां पर एक आप चेक कर सकते हैं, लिस्टेड अफिलिएटेड ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है वहां पर। नहीं वो दैट आई नो। वो एक और बात करें, सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है ना। हाँ। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं इश्तियाक साहब, वो मेरे साहब का कोलीग रहे हैं, मतलब ही वाज अ जर्नलिस्ट एंड देन वो पढ़ के, तो मैं उनसे भी पता करके ये चीज़ एहसन साहब आप तक हम किसी भी प्रोग्राम में या एक आध दिन में आपको बता भी सकते हैं। लेकिन अगर वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कैंपस है तो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि कैसे उसको एनओसी नहीं अगर है तो ये भी तो है ना जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वाइस चांसलर से मैं पता कर लूंगा और फिर आपको वैसे अगर आप एक बात फिर, अगर आप HEC की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर हेड ऑफिस और काफी फोन नंबर भी हैं, तो कोशिश ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। HEC की वेबसाइट से आपको जवाब मिल जाएगा। HEC की वेबसाइट पे पहले देख लें ताकि अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर बिल्कुल। और हम डबल चेक भी मैं कर लेता हूँ आपके लिए, तो आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। इरफान अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम इरफान। हेलो इरफान साहब। नहीं, मेरा ख्याल है इरफान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है जी। यास्मीन आफ्ताब साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी यास्मीन साहिबा जी। आज जो ये हुआ है ना, जो हुआ है ये सारा हंगामा, ये मेरे घर के ही सामने हुआ है। पहले तो मैं ये समझी कि तोपों की सलामी हो रही है कहीं, मैंने कहा कोई ऐसा नेशनल डे तो है नहीं पाकिस्तान। जी जी जी। फिर मैंने गैलरी में से जाकर देखा तो ये सारी भगदड़ वगैरह मच रही थी। अब ये रशियन कॉन्सुलेट भी हमारे बिल्कुल पास है घर के। अब यही डर लगा रहता है कि या अल्लाह अभी भी कुछ इसकी खबर आती है, अल्लाह खैर करे कुछ ऐसा ना हो जाए। तो क्या ये जरूरी है कि इन रहायशी इलाकों में ये एम्बेसीज को यहाँ से हटाया ना जाए? मैंने इन पे केस भी किया था रशियन कॉन्सुलेट वालों पे, तो वो मैं हार गई। उन्होंने कहा यहाँ ही रहेगी और यहाँ से नहीं जा सकती है। अब दूसरा ये भी कहना था कि वसीम अख्तर जो ये दुकानें सब तोड़ रहे हैं, बड़े गुस्से में, ऐसा लग रहा उनके जमाने में किसी ने इनको भत्ता वत्ता नहीं दिया था, अपनी वो निकाल रहे हैं भाई, गुस्सा निकाल रहे हैं इन लोगों पे। कुछ लोगों पे हाल पे रहम करें, कुछ का बचा लें और कुछ का जो बनता है वो खत्म कर दें, इतना ज्यादा ना जुल्म जी। रीलोकेशन तो करें। अच्छा भत्ता लेने के तो वो पोजीशन में रहे नहीं, तो हाँ पहले तो पुरानी हाँ पहले तो थे। दूसरा यास्मीन साहिबा, आपने जो बात की, मेरे ख्याल में प्रोग्राम के पहले हिस्से में सोहाई अजीज़ ने बड़ी तफसील से बताया कि ऐसा प्लान है कि ये जो रिहायशी इलाकों में काउंसलेट्स हैं
उनको हटाया जाए। अब जाहिर है हमें कुछ ना कुछ एक धचका चाहिए होता है कि हमारी आंखें खुले और हम इस बारे में सोचें। अब ये जो हमला हुआ है चाइनीज़ काउंसलेट, उसके बाद हमें यकीन है कि हुकूमत खुद कहेगी कि जनाब आप एक सिक्योर लोकेशन पे, जैसे यूएस काउंसलेट गया है, जैसे इस्लामाबाद का मॉडल है, इस्लामाबाद का जो है ये एक एनक्लेव। हाजी बलोच साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। खातून हैं, सॉरी आजवी बलोच। आजवी बलोच, सॉरी फरमाइए। मेरा मैंने अभी न्यूज़ वगैरह कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ है कराची में, तो एक तो मजम्मत करती हूँ उस वाक़या के लिए, लेकिन जो मीडिया जो दिखा रही है कि मिसिंग पर्सन के लिस्ट में इन लोगों के नाम है, तो मुझे लगा शायद आप अपने शो में ये क्लेरिफाई करेंगे कि मिसिंग पर्सन का इशू। अब सुन लीजिए क्योंकि वक्त कम है। आजवी साहिबा, बहुत अच्छा कि आपने हमें ये याद दिलाया, क्योंकि हमने अपने तौर पर जो रिसर्च की है अभी तक कोई ऐसी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो फ़ौरन आ जाता है कि मिसिंग पर्सन्स के जो है ये देखें जी, ये लोग उसमें होंगे। ये अभी तक कंफर्म्ड इत्तला नहीं है। हमने अपने ब्यूरो चीफ से भी और दूसरे लोगों से भी ये कंफर्म करवाया है, अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो बात आपने की है पिछले हफ्ते मेरा ख्याल है शरीफ मज़ारी साहिबा के साथ बात की थी मिसिंग पर्सन, वो आप एक दफ़ा सुन लें। काश हमारे पास और वक्त होता है इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके तफसील पे बात करनी ज़रूरी है। जितनी हमने बात की है वो ना काफ़ी है। कल इसको हम थोड़ा सा एड्रेस करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स के मुंतज़िर भी रहेंगे और जो सब्जेक्ट्स आपने सजेस्ट किए हैं उस पर भी बात करेंगे। ट्वीट भी आप हमें कर सकेंगे अपने सवालात और अपनी राय। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।